Good morning, students. This is History, Class 6th, Chapter 6, New Questions and Ideas. And today we are going to have our 6th class on this chapter. अब तक हमने समझा कि आज से 2500 वर्ष पूर्व यानी 1500 BCE बिफोर कॉमन ईरा यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध हुए। दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे। जहाँ महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म शुरू किया, महावीर स्वामी ने जैन धर्म शुरू किया। ये वो समय था जब उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी। तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों क्षत्रिय जाति से संबंध रखते थे और दोनों का मानना था कि अगर जीवन का अर्थ समझना है, जीवन की सच्चाई समझनी है, तो घर का त्याग करना होगा। तो इस तरह से दोनों ने घर का त्याग किया, ज्ञान प्राप्त किया। जैन शब्द जिन से निकला है, जिना से निकला है, जिसका अर्थ है कंकरर यानी विजेता। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो फॉलोअर थे, जो अनुयायी थे, उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा गया, मोंक और नन कहा गया, जिनका प्राकृत भाषा में अर्थ है बेगर। ये लोग स्थान स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, अपने धर्म का संदेश वो देते थे और पशु पक्षियों के प्रति, मनुष्य जाति के प्रति दयालु होने का संदेश वो देते थे। उत्तर वैदिक काल में उपनिषद भी हुए। उपनिषद हिंदू धर्म की संस्कृत में लिखी हुई रचनाएं होती थी। बौद्ध और जैन धर्म के लोग संघ में यानी एसोसिएशन में यानी ग्रुप में रहते थे। मोनेस्ट्रीज, मठ। ये मठ क्या थे? To begin with, both Jaina and Buddhist monks went from place to place throughout the year. जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि बौद्ध और जैन धर्म के लोग अपने धर्म का संदेश देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल यात्रा करते थे और जो यात्रा बहुत दुर्गम होती थी। शुरू में तो ये लोग अपने अस्थाई शेल्टर में रहते थे। धीरे धीरे इन्होंने स्थाई शेल्टर, निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया। इस स्थाई शेल्टर यानी परमानेंट शेल्टर को मोनेस्ट्री का नाम दिया गया और इसे विहार भी कहा जाता है। विहार लकड़ी के बने होते थे और बाद में ईंटों के भी बनाए जाने लगे। वर्ष का अधिकतर समय जो बौद्ध और जैन धर्म के सपोर्टर थे, अनुयायी थे, फॉलोवर थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने में, पैदल यात्रा करने में, अपने धर्म का संदेश देने में बिताते थे। केवल वर्ष के 4 महीने यानी वर्षा ऋतु, जो सबसे लंबी ऋतु होती है, उसके दौरान वो अपने शेल्टर में रहते थे, ध्यान करते थे। To begin with, both Jaina and Buddhist monks went from place to place throughout the year, teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season, when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. तो यहाँ हमने समझा कि बौद्ध और जैन धर्म के जो फॉलोअर थे, जो मोंक और नन थे, भिक्षु भिक्षुणी थे, वो या तो प्राकृतिक कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, या उनके समर्थकों के द्वारा उनके लिए अस्थाई निवास स्थान, टेम्परेरी शेल्टर बना दिया था, वहाँ वो रहते थे। As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. These were known as viharas. The earliest viharas were made of wood and then of brick. Some were even in caves and were dug out in hills, especially in western India. वो
बौद्ध और जैन धर्म के सपोर्टर में मुख्यतः ट्रेडर लोग थे, व्यापारी लोग होते थे। किसानों की संख्या इसमें कम थी। तो ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो मोंक और नन थे उनके लिए स्थायी निवास स्थान की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये किसने बनाए? उनके समर्थकों ने बनाए। इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक स्थायी निवास हो, बारिश में एक स्थायी निवास हो, बारिश की ऋतु में। और हम क्या देखते हैं कि पश्चिमी भारत में हम जो पहाड़ियाँ हैं उनकी गुफाओं में भी भिक्षु भिक्षुणियों को रहते हुए पाते हैं। एक और बौद्ध धर्म की एक बुक है जिसे विनय पिटक कहा गया, और संघ में रहने वाले मोंक और नन थे वो विनय पिटक के अनुसार ही जीवन लाइफस्टाइल उनका होता था। उनका मानना था कि जिस तरह से नदियाँ पहाड़ों से निकलते हुए अलग अलग होती हैं और फिर समुद्र में गिरने के बाद वो एक दूसरे से अलग नहीं रहती, वो एक ही उनका जो उद्गम और जो अंत है, एक तरह से उद्गम पहाड़ों में होता है और जो अंत है वो महासागर में होता है। तो इस तरह से उनका मानना था कि जो समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था है वो भी बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद एक तरह से भुला दी जाती है और सब लोग अनुयायी हो जाते हैं, मोंक और नन हो जाते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं रहता। जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम्स and separateness when they flow into the mighty ocean, so are varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. अब ये मोंक और नन के लिए जो विहार बनाए जाते थे ये कौन बनाते थे? ये संपन्न व्यापारी बनाते थे, लैंड ओनर यानी जमींदार बनाते थे, राजा भी बनाते थे। जहाँ एक तरफ मोंक और नन आम जनता को धर्म का संदेश देते थे, जीवन जीने की शैली के बारे में अवगत कराते थे, बदले में उन्हें उन आम जन से भोजन, कपड़े, दवाइयाँ मिलती थी। बाद में हम पाएंगे कि बौद्ध धर्म किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप के और भागों में भारत से बाहर भी फैला। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहाराज वर बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय द रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर और द किंग. The local people came with the gifts of food, clothing and medicines for the monks and nuns. In return, they taught the people. Over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. You will learn more about this in chapter 9. जहाँ एक और व्यापारियों ने मोंक्स और नन के लिए मठ बनवाए, मोनेस्ट्री बनवाई, वहीं दूसरी ओर जमींदारों ने, राजाओं ने वो मठ बनाने के लिए ज़मीन उनको अनुदान के रूप में दी। द सिस्टम ऑफ आश्रम, जैसा कि आपको पता है कि आज से 2500 वर्ष पहले यानी 1500 बिफोर कॉमन इरा में उत्तर वैदिक काल था और वर्ण व्यवस्था थी, और जिस तरह मोंक और नन बौद्ध और जैन धर्म के लोग संघ में रहते थे, वैसे ही उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के दौरान जीवन की 4 अवस्थाएं निर्धारित की गई थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था और सन्यासा। इसमें ऐसा नहीं था कि मोंक और नन की तरह उत्तर वैदिक काल में लोगों से आशा की जाती थी कि वो ध्यान करेंगे पूरा जीवन, ऐसा नहीं था। उनके जीवन के प्रथम चरण में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग सादा जीवन जीते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उसके बाद गृहस्थ में वो शादी करते थे, अपना परिवार का लालन पालन करते थे। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में वो लोग जंगलों में चले जाते थे, ध्यान करते थे, और अंत में वो अंतिम चरण में, जीवन के अंतिम चरण में वो सन्यासी हो जाते थे। द सिस्टम ऑफ आश्रम,
Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed a system of ashrams. जिस तरह से बौद्ध और जैन धर्म के लोगों ने एक अलग जीवन शैली की शुरुआत की, वैसे ही उत्तरवैदिक काल में ब्राह्मणों ने एक आश्रम व्यवस्था को जन्म दिया. Here the word ashram does not mean a place where people live and meditate. आश्रम में संघ से अलग जीवन होता था. संघ में जहाँ बौद्ध और जैन मोंक और नन मेडिटेट करते थे, ध्यान करते थे, वहीं आश्रम में एक अलग जीवन जीना उनको होता था. इट इज़ यूज्ड इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ. आश्रम व्यवस्था एक तरह से जीवन का चरण होता था, एक पड़ाव होता था, एक अवस्था होती थी. फोर आश्रम्स वर recognized: brahmacharya, grahastha, vanprastha and sannyasa. Brahmana, kshatriya and vaishya men were expected to lead a simple lives and study the Vedas during the early years of their life, brahmacharya. Then they had to marry and live as householders, grahastha. Then they had to live in the forest and meditate, vanprastha. Finally they had to give up everything and become sannyasis. The system of ashrams allowed man to spend some part of their lives in meditation. आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति को अपने जीवन का अंतिम भाग ही ध्यान में बिताना होता था. Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashrams chosen by their husbands. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महिलाएं अगर बौद्ध या जैन धर्म अपनाना चाहती थी तो उन्हें अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था में भी महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी और वो उन्हीं नियमों का पालन करती थी जो उनके पति उन्हें अनुमति प्रदान करते थे. In what ways was the system of ashrams different from life in sangha? आश्रम का जीवन संघ के जीवन से अलग होता था. संघ में जहाँ मोंक और नन केवल मेडिटेशन करते थे, आश्रम में लोग एक अलग तरह का जीवन जीते थे. What are the varnas mentioned here? यहाँ 4 प्रकार के वर्णों की बात की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बाद में शूद्र. Were all the 4 varnas allowed to participate in the system of ashrams? क्या उत्तर वैदिक काल में चारों तरह के वर्णों को आश्रम व्यवस्था की पालना करने का अधिकार था? केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही ऐसा अधिकार था. कल हम बात करेंगे भारत से बाहर और इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो हम सोल्व करेंगे. थैंक्स.